In our last class, we had started off with the chapter financial management. And I told you that there are two concepts in this chapter. One is financial management और दूसरा है financial planning. तो मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है वेयर यू आर मैनेजिंग इट ऑन अ लार्जर स्केल, जहां आपको मनी को कैसे मैनेज करना, फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट द मनी इफ यू वांट टू increase your capital, then where you should invest it wisely, जहां पर आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा मिलता है, एंड व्हेन अ प्रोजेक्ट इज गेटिंग द प्रॉफिट्स तो उसको हमें कैसे डिवाइड करना पड़ता है. तो ये सारे हम कंसिडरेशन लेकर चलते हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट. देन we had done the aspect of what are the factors affecting all the different kinds of sources. क्योंकि हमें अगर हमें डेप्ट इश्यू करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो कैश इन हैंड है वो पोजीशन अच्छा है, और अगर हम लोगों को इक्विटी करनी है तो हमें फ्लोटिंग, जो हमारे को जो फ्लोटिंग कॉस्ट होना चाहिए दैट शुड बी देयर, एंड द कंपनी शुड बी आल्सो वर्दी इनफ. तो देयर आर सर्टेन कंसिडरेशंस, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच विल इफेक्ट. अगर आप कहीं से मतलब आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो वहां तो आप रिटर्न देखते हो, जहां आप फाइनेंस कर रहे हो वहां पर आपको जो है इक्विटी एंड डेब्ट को देखना पड़ेगा. देन व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो तो इट इज नॉट दैट कि कोई भी कंपनी जो है वो कभी भी कंप्लीट डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करती है. हाँ, देर आर सिचुएशंस, अगर उनको बोनस मिला है, बोनस का मतलब है 10% उन्होंने सोचा था बट द कंपनी हैज यील्डेड 12%. सो समटाइम्स बिकॉज आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट आपकी कंपनी में रहा है, तो एज अ बोनस ऑल्सो दे गिव देम. Therefore, to divide this profit among the shareholders, we need to have certain factors like आपकी कंपनी कितना कमा रही है, whether the profit is stable or it is fluctuating. like पिछले साल 5 था और इस साल जो है 10% है, then you cannot declare. You have to maintain a stable dividend. Then if the company is going for growth then it should declare less, retain करना चाहिए. cash flow position, that depends on the kind of industry. जहां आपका रॉ मटेरियल, जहां आपका जो है कैश फ्लो पोजीशन टाइट रहता है वहां हमें डिविडेंड कम डिक्लेयर करना चाहिए. देन व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स. आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, व्हाट काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स डू यू हैव. देन देयर इज द टैक्सेशन पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर चलती है. देन वेदर यू वांट टू, अगर आपके पास लार्ज रिजर्व है, आपने रिटेन कर रखा, तो यू कैन ऑल्सो इश्यू द बोनस शेयर्स. legal constraint, sometimes you have taken, the company has gone for the loan for the debt, then the banks or the financial institutions may put any control, तो ये भी आपको देखना होगा. then we have to plan ahead. अब हमें प्लान करना है. आपके पेपर में क्वेश्चन आता, व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि यू हैव टू प्लान योर मनी इन सच अ मैनर कि जब आपको चाहिए तब दे आर अवेलेबल टू यू. नाउ अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि आपके बैंक में पड़े हैं, फ्रॉम वेयर एवर यू आर गोइंग टू प्रोक्यूर. एंड सेकेंडली यू शुड नॉट, आपके पास ऑलरेडी रिटेन्ड है और आप अननेसेसरीली यू आर रेजिंग इट, वो भी नहीं होना चाहिए. एंड इफ यू आर प्लानिंग योर स्ट्रक्चर in such a manner, then what will happen is the company's
financial aspects will be strong. So now next we had done what is capital structure. Capital structure आपका होता है debt plus equity, or it can be debt plus equity upon करके, मीन्स इट डिपेंड्स आप अपने कंपनी में कितना कर्जा रखना चाहते हो, कितनी इक्विटी रखना चाहते हो, आपका जो है ओवरऑल मतलब कि फाइनेंशियल लिवरेज कैसा रहेगा वो हम यूज करते हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में वी हैव टू सी हाउ मच शुड बी द बोरोड फंड, व्हाट शुड बी द, तो आपको फाइनेंशियल लिवरेज कितना मिलेगा, लिवरेज मतलब कितना आपको वो फायदेमंद रहेगा, the proportion of debt in overall capital, whether it should be more or less. And this is, हम इसको calculate करते हैं using what we call as trading on equity. आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है explain the term, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है explain the term trading on equity along with an example. या आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा एप्लीकेशन बेस्ड एंड आपको बताया जा सकता है कि इसमें बताओ कि वेदर द कंपनी शुड गो विथ डेट और नॉट, वेदर द कंपनी शुड गो विथ डेट और नॉट. तो ये आपको जो है इट मे बी एक ही कंपनी को जाना चाहिए या नहीं, या फिर 2-3 कंपनी का जो है आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए और पूछा जाए कि विच इज मोर यू कैन से फीजिबल, एंड दैट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच वी विल डू लेटर. आई विल टेल यू हाउ टू, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा द शेयर कैपिटल, द डेब्ट कैपिटल, देन व्हाट इज द एस्टिमेटेड रिटर्न, then what is the tax, then what is the interest, अगर कंपनी डेप्ट में जा रही है तो कितना इंटरेस्ट लेगी, और उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करके ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर निकालते हैं. एंड अगर ये इंक्रीज है तो देन we go for trading on equity, और अगर ये डिक्रीज होता कम है तो then we do not go. तो ये हम लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर को जब हम लोग जो है when we are deciding the capital structure for a particular project, तब हम ये चीजों को नोट करते हैं कि what should be the capital structure. Certain times a company may be having excess cash और वो पूरा पैसा लगा रहा है. Sometimes a company, because of the legal constraint, because of the tax policy, debt को भी ले रहा है. तो कितना debt होना चाहिए? What will be the leverage? What will be the financial risk? Whether they should go for that or not. Trading on equity means increase in the profit earned by the equity shareholders due to financial charges. मतलब उनको फायदा हो रहा है डेप्ट लेने से, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा हो रहा है या उनको नुकसान हो रहा है. डेप्ट लेने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. फायदा हो रहा है तो यू शुड गो फॉर, एंड अगर नुकसान हो रहा है तो यू शुड नॉट. तो सबसे पहले जब हम डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट शुड बी द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, what is the cash flow position of the company. That is, debt आपका तभी यूज हो सकता है जब आप every month you are able to pay the interest, and over the period आपको प्रिंसिपल को भी वापस करना है. तो यानी कि you should have sufficient fund always. आपके पास जो कैश फ्लो है वो आपका sufficient होना चाहिए, because आपको जो fixed obligations है with reference to वो आपको देना है. तो इसीलिए you need to first of all see what is the cash flow position of your company, whether you can take debt or not.
कितना लेंगे ये तो बात की बात है. देन यू नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये पेपर में वैसे आता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो आपका फॉर्मूला है वो है EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. मतलब आपका जो ग्रॉस इनकम है, मतलब जब आपने ना तो टैक्स दिया है ना ही आपने इंटरेस्ट दिया है, जो आपका ग्रॉस इनकम है उसको आप इंटरेस्ट से डिवाइड कर दोगे. तो लोअर इंटरेस्ट कवरेज मींस आपका जो है यू विल बी हैविंग द इंटरेस्ट या फिर डेप्ट यूज. तो आपको ये देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इट. दैट इज ऑल डन बाय द कॉस्टिंग. आप कह सकते हो जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो लोग ये सारी चीजों को करते हैं. वो लोग ये सारे चीजों को करते हैं. देन डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो. प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज्ड और डरना मत इतने बड़े बड़े इसको देखकर. आई थिंक दिस इज देयर इन योर अकाउंट्स ऑल्सो. वेदर इट इज इक्वल, वेदर इट इज लेस, आपको देखना. देन डेब्ट सर्विस में क्या करना है आपको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये तो था आपका EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर यू हैव पेड द इंटरेस्ट एंड टैक्स. बट टैक्स दे दिया आपने, फिर जो बचा हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन, फिर जो आपने इंटरेस्ट देना है, देन नॉन कैश एक्सपीरियंस प्रेफरेंस, ये सबको लेकर आप जो हो यू विल बी कैलकुलेटिंग द DSCR रेशियो. आपके पेपर में जो है अगेन यू विल नॉट बी आस्क्ड टू कैलकुलेट, यू विल बी ओनली आस्क्ड व्हाट इज डेब्ट सर्विस रेशियो. A higher debt service coverage in which cash profits generated are compared with the total cash required for the service of debt and preference share capital, the better will be ability of the firm to increase debt component in the capital. यानी कि अगर आपके पास आपका DSCR हाई है, यानी कि आपके पास इतना पैसा बच सकता है कि आप जो भी ऑब्लिगेशंस है रिलेटेड टू द डेप्ट आप पूरा कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर डेप्ट. डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब होता है जो डेप्ट के लिए जो सर्विसेज है, मतलब आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, आपको प्रिंसिपल भी देना है, आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका भी आपको देखना है. तो उसके बाद वेदर यू आर एबल टू, वेदर यू विल बी एबल टू मैनेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसमें आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और मोर और लेस हमेशा इस क्वेश्चन को बच्चे EPS वाला क्वेश्चन समझते हैं. इसमें क्वेश्चन आता है द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 10% रिटर्न, वेरस उनको जो लोन मिल रहा है इज अवेलेबल एट 15%. तो वेदर द कंपनी शुड गो फॉर डेप्ट और नॉट. इसमें एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जब ये 10% देखते हैं ना तो वो सीधा EPS वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं. सो प्लीज डू नॉट डू दैट. उसके लिए देयर इज वन की, वो मैं आपको जब करवाऊंगी तब बताऊंगी. तो ROI का मतलब हो जाता है, इसमें आपको कंपेयर करना है. भाई अगर आपको लोन 15% में मिल रहा है लेकिन आपके पास आने वाला ही 10% है, तो हाउ कैन यू गो फॉर अ लोन? So if the ROI is more than, if ROI is more than loan, यानी कि debt, then only the company should go. Then cost of debt, more debt can be used if cost of debt is low. यानी कि आपका इंटरेस्ट और आपके जो अदर फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि डेप्ट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको जो है यू हैव टू आपको कुछ मॉर्टगेज करना पड़ेगा, आपको जो है कुछ
यू हैव टू गो थ्रू सम फॉर्मेलिटीज, आपको कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे. तो अगर वो सारी चीजें आपका जो है कम पड़ रहा है, देन यू कैन गो. टैक्स रेट, higher tax rate makes debt relatively cheaper. Please underline this. क्यों? टैक्स हम कब देते हैं? टैक्स इज गिवन. टैक्स इज गिवन ऑन प्रॉफिट. टैक्स इज गिवन ऑन प्रॉफिट, नॉट ऑन लोन. आप लोन में जो हो टैक्स नहीं देते हो. मान लो कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है. अगर मैं, अब मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, बट इफ आई हैव टेकन सम लोन, मान लो मैंने कोई लोन लिया है, और यही आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी है. मान लो मैंने लोन लिया है जिसका मुझे 10,000 रुपए हर महीने देना है, तो मैं जो 1 लाख रुपए कमा रही हूँ उसमें से 10,000 रुपए आई वुड बी डिडक्टिंग, एंड आई विल बी पेइंग द टैक्स ओनली ऑन 90,000. और इसीलिए अ हायर टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो लोग लोन ले लेते हैं ताकि वो टैक्स से बच, क्योंकि टैक्स आपके बहुत हाई होते हैं. टैक्स इज 30%, 40%, वेयर एज आपका इंटरेस्ट इज 10%, 12%. सो हायर द टैक्स रेट, तो लोग जो है दे गो फॉर डेप्ट. तो दैट हैज टू बी टेकन कि आप किस जगह पे लोन ले रहे हो. कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब हो जाता है when you are raising the equity, you have to go for the flotation cost, then you have to go for many other formalities. तो वो आपका कितना रहेगा, क्योंकि जितना आप डेप्ट लोगे आपका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाता है. you cannot use the debt beyond a limit, and there are also how you are going to issue the cost. आप अगर डिबेंचर में जा रहे हो वो एक अलग बात है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर द पब्लिक इश्यू तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट भी चाहिए होगा. हाउ इट इज गोइंग टू, देन व्हाट आर द रिस्क, वो डिपेंड करता है बहुत सारा. बिजनेस रिस्क, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का, जिसके ऊपर झटके लगने के ज्यादा चांसेस है. एंड फिनेंशियल रिस्क, business risk is the kind of business, and financial risk is depending on the projects. Sometimes or more or less companies go for flexible. Sometimes it may be more debt, sometimes it may be more equity. अगर कंपनी नहीं चाहती, the control should be diluted. मतलब और अब आप इक्विटी है, मान लो मेरी 53% है मेरी किसी कंपनी में, लेकिन अगर मैं इक्विटी शेयर को इश्यू कर रही हूँ तो मेरा जो कंट्रोल है 53 से वो 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो कम हो जाएगा. सो इफ आई डोंट वांट टू लूज, देन आई वुड गो फॉर डेप्ट. बट इफ आई एम रेडी, तो देन आई कैन गो फॉर इक्विटी. ये तो था आपका फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमने बोला, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल क्या है? कैपिटल आपका फिक्स्ड भी है, कैपिटल आपका वर्किंग भी है. और हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर नॉर्मली फॉर्म करते हैं, दैट इज फॉर द फिक्स्ड कैपिटल, द लॉन्ग टर्म कैपिटल. जो हम फिक्स्ड मतलब क्या कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, that is debt plus equity, that is for the fixed capital, because fixed capital is long term assets. आपका जो है लंबे टाइम तक पैसा जो है वो आपका उसमें फंसा हुआ होता है. एंड इसके लिए ये जो आपका है, दिस इज आपका डायरेक्टली आता है, what are the factors affecting fixed capital and what are the factors affecting working capital. इनमें से नेचर, स्केल एंड मतलब कि ये दोनों जो है, ये दोनों आपका सेम रहेगा, पहले दोनों, बाकी दोनों डिफरेंट, बाकियों में डिफरेंस है.
दैट इज फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. भाई आपका बड़ा बिजनेस है, ह्यूज एसेट्स है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो यू विल रिक्वायर मोर कैपिटल. बट इफ यू आर हैविंग अ ट्रेडिंग, अच्छा इस पे कौन सा क्वेश्चन आता है, देर आर मेनी क्वेश्चंस इन दिस. संतोष इज हैविंग अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस. मैं क्वेश्चन बता रही हूं. संतोष इज हैविंग अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस. तो आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल ही रिक्वायर. तो नेचुरल है कि उसको लेस कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग होती है, सर्विसेज होते हैं, जहां पे आपको सामान ले जाकर दूसरी जगह देना है, वहां आपको इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ता, वहां आपको मशीनों की जरूरत नहीं है. वेरएस जहां आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां आपको मशीनों की जरूरत है, आपको वहां लेबर्स को सैलरी देने की जरूरत है, तो वहां आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाता है. So industries require more capital as compared to trading. This is, ये क्वेश्चन आप किसी भी रिफ्रेशर को खोलोगे तो 3-4 आपको मिल जाएंगे. सेकेंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आप लार्ज स्केल में करोगे तो आपको ज्यादा चाहिए होगी. इफ योर मतलब कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो फैला हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, तो आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. एंड इफ यू आर हैविंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देन आपको लेस करेंगे. देन फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे दिया हुआ है, a large scale steel enterprise like TISCO requires large investment as compared to mini steel plant. Choice of technique. लेबर हमेशा सस्ता होता है बच्चे, याद रखना, लेबर्स हमेशा सस्ता होता है. एंड टेक्निक्स का मतलब है व्हेन यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी. आप प्लांट मशीनरी, जैसे आप किसी काम को हाथ से करोगे और आप कंप्यूटर से करोगे, तो नेचुरल है कि कंप्यूटर को खरीदने का भी कॉस्ट होता है, तो वो आपका ज़्यादा होता है. वेयर एज इफ यू आर यूजिंग द मैनुअल टेक्निक, तो देन डेफिनेटली आपका कम पड़ता है. अगर आपने अपने यहाँ पर क्रेन लगा रखे हैं, आपने अपनी कंपनी में क्रेन लगा रखे हैं टू पुल द थिंग्स, तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा. लेकिन अगर आपके खुद के लेबर्स उठा रहे हैं तो वो कम पड़ेगा. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चॉइस ऑफ टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब हो जाता है आपकी अगर कंपनी ऐसे मशीनों को यूज करती है जिसमें आपको टाइम टू टाइम जो है दोबारा से यू हैव टू इन्वेस्ट. जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, आपके मोबाइल्स होते हैं, इनमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है. वेरस अगर आपका जो मशीन्स है वो चल जाते हैं फॉर 5 to 7 years, देन डेफिनेटली आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है. ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, यानी इफ द कंपनी इज प्लानिंग टू गो फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, वो ग्रो करना चाहती है तो वो फिक्स कैपिटल को ज्यादा रखेगी. डाइवर्सिफिकेशन, अगर कंपनी एक से ज्यादा एसेट्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट लेती है, जो हमने मार्केटिंग में पढ़ा था, एक से ज्यादा प्रोडक्ट लेती है. Like if a company is manufacturing car also, if a company is manufacturing auto also, if a company is manufacturing electronics also, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. बट अगर उनका जो है एक ही प्रोडक्ट है, जो हमने उसमें किया था ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में किया था, अगर मतलब प्रोडक्ट आपके ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है कि दे में रिक्वायर लेस, मतलब एज कंपेयर टू. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. नाउ इन मार्केटिंग वी हैड डन मार्केटर, माने कि जिस जो मतलब कि मैन्युफैक्चरर है. देन आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केटर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाते हैं, यानी कि जैसे आपके प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी को सीधा कंपनीज दूसरी कंपनी से सीधा खरीदती है. लेकिन
कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से वो होलसेलर के पास जाते हैं, फिर होलसेलर से वो रिटेलर के पास जाते हैं, एंड फिर आपके कंज्यूमर के पास। तो ये जो बीच में आपके मिडिल मैन है, इनके प्रॉफिट को कवर करने के लिए आपका जो मतलब कि कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी, द फर्म विच सेल्स इट प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल। व्हाई? बिकॉज ये जो होलसेलर एंड रिटेलर हैं, दे विल बी हैविंग द स्टोरेज। बट अगर हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो जब तक आपका, मान लो आपकी कंपनी, आप जो हो कार डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कार डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो अब ऐसा तो नहीं ना कि आप 10 कार, एक कार जो है दैट इज कॉस्टिंग यू 10 लाख, तो यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1 करोड़ और 2 करोड़ नहीं करते। दे इन्वेस्ट लिटिल अमाउंट, और बाकी अमाउंट द मार्केटर और द कंपनी हैज टू बियर। तो ऐसे में द कंपनी हैज टू ब्लॉक देयर मनी। वेरएज जहां आपके होलसेलर या रिटेलर होते हैं वो खरीद कर जो आपका स्टोरेज वाला काम है वो करते हैं, जैसे आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उनको स्टोरेज के लिए दे डोंट रिक्वायर मच कैपिटल। ऐसा नहीं है कि उन्हें जरूरत नहीं है, बट दे रिक्वायर लेस कैपिटल, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी सोल्ड टू द होलसेलर एंड रिटेलर एंड दे स्टोर इट। वेरएज जहां आपके डायरेक्ट चैनल्स होंगे या फिर वन चैनल होगा जहां आपके मैन्युफैक्चरर को अपना पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, वहां दे नीड मोर कैपिटल, एंड दिस इज मोर और लेस इन दोस एरियाज जहां आपके प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर होती है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी तुरंत नहीं बिकती। तो जब तक वो बिकती नहीं है तब तक द कंपनी हैज टू ब्लॉक दैट अमाउंट। कोलैबोरेशन, जैसे आपने अपने स्कूल्स में देखा हो, कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि एक जगह पर दो जने साथ में जो है यूज करते हैं। सो इफ देयर इज अ कोलैबोरेशन जहां दे आर शेयरिंग द प्लांट एंड मशीनरी, देन यू रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर आपका ही सब कुछ है, जैसे certain times storage, certain times machinery are shared joint venture में, वहां पे आप कर सकते हो। So these are the factors that influence how much fixed capital you require. Next is, यानी कि आपका जो लास्ट है वो है how much working capital you require. आपके जो पहले दो हैं, दैट इज नेचर एंड स्केल, दे आर सेम, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी और उतना ही आपको वर्किंग कैपिटल की भी, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पास कोई प्रोसेस नहीं होता है। वेरएस इन अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आपको जो है रॉ मटेरियल्स भी लेने पड़ते हैं, आपको वेजेस भी देने पड़ते हैं, तो दैट मीन्स आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है दैट रिक्वायर्स मोर डे टू डे वर्किंग मनी। वहां प्लांट मशीनरी के लिए चाहिए होता है, यहाँ पर आपको वेजेस, देन आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस है उसके लिए देना पड़ता है। सिमिलरली द लार्ज स्केल, यानी कि आपको सामान स्टॉक रखना पड़ेगा, तो दैट मीन्स योर वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो बी मोर। अब आता है आपका बिजनेस एंड सीजनल साइकिल। डू नॉट कंफ्यूज विद बोथ ऑफ देम। बिजनेस साइकिल होता है इन द टाइम ऑफ बूम, जैसे आजकल दिवाली का सीजन है, मतलब ये सीजनल फैक्टर में भी आएगा, मतलब इस वक्त में हमारा जो प्रोडक्शन है, व्हेन देयर इज मोर नीड, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी ज्यादा हो जाती है, एंड बिजनेस साइकिल एंड सीजनल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, एंड बिजनेस साइकिल इज, सो मोर वर्किंग कैपिटल विल बी देयर। मोर ओवर आपको ये भी देखना है कि आपका जो बिजनेस साइकिल है, मतलब आपकी जो सामान है वो कितने दिनों में बिक, मतलब कि बनता है।
बिकना यहाँ पे आएगा, बनता है, एंड हाउ इट इज सोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, अभी for the past 3 years when pandemic was there, both this business cycle and seasonal cycle were affected. बड़ी बड़े जो गाड़ियों की जो मतलब कि आपके थे वो they were in loss. तो गाड़ियों में क्या होता है, आपको बनाने का जो टाइम होता है वो ज्यादा होता है और बेचने के लिए भी इट डजंट इमीडिएटली सेल ऑफ, वेयर एज आपके जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो बनते भी जल्दी है और आपके बिकते भी जल्दी है. सो इफ द बूम पीरियड इज देयर, इफ द डिमांड इज मोर, देन you will require more working capital to complete the work. और सीजनल फैक्टर होता है उन कंपनीज के लिए जहां पर आपका जो सामान है पर्टिकुलर सीजन में बिकता है. फॉर एग्जाम्पल, वुलन इज सोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स and cotton is sold during the summers. Hot beverages like tea, coffee, soup are sold in the winters and आपके जो aerated drinks हैं, जूस हैं, वो आपके गर्मियों में ज़्यादा बिकते हैं. तो seasonal factor मतलब if your company is dealing with such products, आपकी गर्मियों का प्रोडक्ट है तो गर्मियों में आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, सर्दियों में कंपैरेटिवली आपको कम की जरूरत होगी. Vice versa, that is seasonal, right? That depends on the kind of product, and business cycle is how it is produced and sold. जब डिमांड ज्यादा होती है, like for example right now due to the festive season the demand for many products are high, चाहे वो मोबाइल्स हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो गाड़ियां हो, तो इस वक्त में द कंपनी विल रिक्वायर मोर कैपिटल एंड इट विल डिपेंड. जैसे आपके कंज्यूमर गुड्स हैं तो उनको थोड़ा कम जरूरत पड़ेगा, वेयर एज आपके कैपिटल गुड्स है तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा वर्किंग कैपिटल का. क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड, हम लोग ये ट्रेड क्रेडिट हम लोगों ने 11th में पढ़ा था. फाइनेंशियल मार्केट में भी हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज. हम अपने सप्लायर से जब सामान लेते हैं तो कभी कभी हमारी जो शर्त होती है वो होती है कैश. तो अगर हमारा रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी हमें जो सप्लाई हो रहा है वो हमें कैश बेसिस पे दे रहा है, तो देन व्हाट विल हैपन, यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. कभी कभी क्या होता है, जो सप्लायर है वो हमें टाइम देता है 3 मंथ 6 मंथ, तो हम सामान बेचकर उसको मतलब पैसा दे सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स, द कंसर्न्ड सप्लायर्स. एक कंपनी में अगर 4 सप्लायर है तो हो सकता है 2 जो है वो कैश ऑन बेसिस पे काम करता होगा और 2 जो है वो क्रेडिट बेसिस पे काम करता होगा. तो इफ यू आर गिवन द क्रेडिट तो आप वर्किंग कैपिटल को कम यूज करते हो. एंड इफ यू आर, क्योंकि आपको क्रेडिट में इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस एंड दिस मतलब आपको बिल मिल गया एंड यू हैव सोल्ड इट इमीडिएटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको वापस कर दोगे. बट इफ द पर्सन सेज इट शुड बी, उनको आपने कैश देना है. रिमेंबर, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मीन्स व्हेन यू आर परचेसिंग द रॉ मटेरियल एंड इफ यू हैव टू पे देम इन कैश, then you will require more. And if you are allowed to give the money later on तो आपको कम जरूरत पड़ेगा. On the other hand, आपका जो बायर है, जो आपसे खरीद रहा है, अगर वो आपको कैश में पैसा दे रहा है तो फिर आपको कम जरूरत पड़ेगी. एंड अगर वो भी आपसे क्रेडिट लेता है, वो कहता है मैं 3 महीने बाद आपको पैसा दूंगा, तो 3 महीने तक आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा. सो यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. एक तरफ आपका सप्लायर
यानी कि इफ ही इज गिविंग यू द क्रेडिट, देन आप पैसे को होल्ड करके उसको यूज कर सकते हो फॉर योर। ऑन द अदर हैंड, जिसको आप अपना सामान बेच रहे हो, इफ दैट पर्सन इज बाइंग इट इन कैश, देन ऑल्सो यू आर इन प्रॉफिट। लेकिन अगर वो कहता है नो मुझे क्रेडिट में चाहिए, देन यू रिक्वायर मोर कैपिटल, क्योंकि जब तक वो सामान बिक कर आपके पास पैसा नहीं आता है, आपको बाकी जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं दैट यू हैव टू मेंटेन, like you have to pay the salary, you have to pay the wages, you have to pay the insurance, you have to pay the interest. इसीलिए credit allowed and credit availed, allowed which you are giving to your customers or to your, and availed is जो आपका सप्लायर या वेंडर आपको देने वाला। इन्फ्लेशन, जब आपके प्राइस लेवल चेंज होते हैं, डेफिनेटली ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल वेजेस भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इस वक्त में जैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, सामान का जो दाम है वो कभी पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। एंड पेट्रोल डीजल दे आर यूज इन ऑल द कंपनीज इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर, कहीं जनरेटर में यूज हो रहा है, कहीं ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहा है। तो वो मतलब कि अगर इट इज ऑन द हायर साइड, देन डेफिनेटली हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि टर्न ओवर मीन स्पीड विथ विच वर्किंग कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू कैश बाय सेल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी गिवन ऑटो, कार, आपका जो है इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होता है। ऑपरेटिंग साइकिल्स ऑफ एफएमसीजी गुड्स आर मोर। The speed with which working capital is converted into cash by sale of goods is more in FMCG, fast moving consumer goods. Whereas for the capital goods, again the working capital will be more because you have to hold the product. It is not sold immediately. It depends on seasonal factor, it depends on other factors. कभी कभी फेस्टिवल फैक्टर्स में आप देखोगे इस वक्त में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो नए प्रोडक्ट्स उतारती है बिकॉज दे नो दैट विल बी सोल्ड, बट बहुत सारी कंपनीज जो है दे मे नॉट बी एबल टू सेल आउट। तो दैट डिपेंड्स कि आपका जो है व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, हाउ द कंज्यूमर्स आर एंटिसिपेटिंग योर प्रोडक्ट। अगर वो इमीडिएटली बिक गया, अगर आपका प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट में है जिनका आपको श्योरिटी है कि वो बिक जाएगा, तो आप अपने वर्किंग कैपिटल को कम रख सकते हो। एंड ये चीजें जो है बच्चा डिसाइड करता है कि आपको डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी लास्ट ईयर आई हैड वन स्टूडेंट, मतलब अभी भी उसका ब्रदर पढ़ता है 10th में, तो they have their own mobile का उनका दुकान, they have their shop in this Dilshad Garden only. So what happened is ये फेस्टिवल का सीजन था एंड they wanted some debt. अब उनका क्या है, they are having their own mobile shop, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये फेस्टिवल पीरियड है, तो दे कॉल मी अप, मुझे उन्होंने रात को बुलाया, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो दे कॉल मी अप एंड दे सेड कि मैम मतलब कि हम लोगों को जो है वी वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। तो हम बैंक में लोन कैसे लेंगे, उन्होंने बताया कि अभी जो फ्लिपकार्ट का जो सेल चल रहा है उस वक्त में चल रहा था, तो हम लोग जो है इस वक्त में वी विल बी बाइंग ऑल द मोबाइल्स एंड देन, मतलब वो था आपका, वो था जो श्राद्ध वाला महीना था, तो उन्होंने कहा कि हम अभी जो है सब कुछ सस्ते में खरीद लेंगे एंड देन व्हेन द फेस्टिवल सीजन कम्स, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी सेलिंग देम ऑन प्रॉफिट। तो इमीडिएटली विद इन 6 months वी कैन सेल आउट। तो देवर मतलब वो पॉन्डर करते हैं, तो जो बिजनेस होता है वो पॉन्डर करता है, पॉन्डर मतलब सोचता है कि वेदर दे शुड गो फॉर डेप्ट, वेदर दे शुड गो फॉर, कितना हमें फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसे फिक्स कैपिटल को लोन की तरह ले सकते हैं,
हमें कितना वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो शुड वी गो फॉर। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं दैट डिटरमाइंस कि हाउ अ कंपनी शुड फॉर्म देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, and it depends from company to company, from product to product, from project to project, it depends। और इन सब चीज़ों के लिए द फाइनेंशियल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों को अच्छे से करने के लिए। सो दिस इज हाउ कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डिसीजंस that is relating to the dividend, relating to others are decided, and all these are done by a financial manager। और इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर का कंपनी में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, राइट। नाउ I told you I'll be taking this particular concept separately once again after we complete with our NCERT। I told you हम लोग बार बार पढ़ रहे थे what is trading on equity, trading on equity हम पढ़ रहे थे। So how do we calculate the trading on equity? तो नॉर्मली आपको जो है देयर मे बी गिविंग यू कि कौन सी, मतलब देयर माइट बी टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कि कंपनी जो है उनका शेयर कैपिटल जो है एग्जिस्टिंग इट इज 10 lakhs, ठीक है। एंड दूसरी जो कंपनी है उनका शेयर कैपिटल है अगेन यू कैन से 10 लाख, लेकिन इसके अंदर उनका जो है 7 लाख जो है दैट इज देयर ओन शेयर कैपिटल, एंड 3 जो है दे हैव टेकन द लोन डेट, और इस कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया है, ठीक है। अब इनको जो दोनों कंपनीज का जो EBIT है दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये जो EBIT है ना, इस फॉर्मूला को ना आप लोग बिल्कुल पी लेना। दिस इज बिकॉज जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो वो बिल्कुल जैसा लिखा हुआ ना, पहले इंटरेस्ट लिखा तो पहले हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं फिर टैक्स को करते हैं। तो जो EBIT है दोनों कंपनी का जो है वो है 3 लाख, तीनों दोनों का। लेकिन इस जो मतलब कि जो सेकेंड वाली कंपनी है उसने लिया हुआ है इंटरेस्ट 10%, एंड पहले वाली कंपनी ने तो कुछ नहीं लिया हुआ है। सेकेंडली आपका जो टैक्स है वो है 40%। नॉर्मली आपके उसमें 30% दिया होता है, सॉरी टैक्स दिया होता है, नहीं दिया होता तो यू हैव टू टेक स्टैंडर्ड 30%, याद रखना, यू हैव टू टेक स्टैंडर्ड 30%। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द EPS, ये आपको दिया हुआ है, अब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो व्हाट वी वुड डू इज वी वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से हमारा है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस कंपनी का 3 लाख, इस कंपनी का 3 लाख। सबसे पहले हमें देना है इंटरेस्ट, इस कंपनी ने कुछ नहीं देना है, इस कंपनी ने 3 लाख रुपए लोन ले रखा है 10% पर, तो उसको कितना देना पड़ेगा? 10% ऑफ 3 लाख इज 30,000, राइट। 10% ऑफ 3 लाख इज 30%। नाउ इस कंपनी का EBT दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट तो हम काट चुके हैं, अब इसका EBT सेम है 3 लाख, बट इसका EBT हमारा हो गया 2,70,000,
right? Now we have to pay the tax. We have to pay tax on 3 lakh and we have to pay tax on 2,70,000. तो 3 लाख पर 40% आपका टैक्स जाएगा 1,20,000. If I am mistaken somewhere, kindly let me know. And for 2,70,000 we have to pay 1,05,000. नहीं, 1,08,000 शायद. Eight. This is called EAT. That is earning after tax. Earning after tax. अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे हमारा EPS. और EPS का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा टोटल शेयर कैपिटल है हम उसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं. If it is not given, we divide it by 10 rupees. We divided it by 10 rupees. If it is not given. तो यहाँ हमारे पास दिया नहीं है 10 लाख रुपए, यानी कि कितने शेयर्स हुए? 1 लाख शेयर्स. और यहाँ पर हमारे शेयर्स कितने हैं? क्योंकि हम उसे 10 से करेंगे तो 7 लाख हो जाएगा और 1 लाख को 10 से करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, राइट? सो द नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय द EAT. द EPS का जो आपका फॉर्मूला है, यू हैव टू राइट इट इन दिस मैनर. यू हैव टू मेक अ बॉक्स ऑल्सो. तो जिस कंपनी ने, नाउ व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस इज, जिस कंपनी ने लोन कैपिटल नहीं लिया, कंप्लीट शेयर कैपिटल रखा, इक्विटी रखी पूरी 10 लाख की, और दूसरी कंपनी जिसका ओवरऑल शेयर कैपिटल 10 था लेकिन उन्होंने डेप्ट प्लस इक्विटी रखा था 7+3, दोनों का जो EBIT है, अर्निंग जो है, वो आपका 3 लाख रहा. दोनों ने बिफोर एनी टैक्स और इंटरेस्ट दोनों का 3 रहा. एज पर द रूल, एज पर देयर नॉर्म्स, इंटरेस्ट उन्होंने 10% पे ले रखा है एंड टैक्स उनका 40% था. तो वी हैव टू नाउ कैलकुलेट वेदर डेप्ट इज, उनके लिए डेप्ट जो है वो फायदेमंद रहा या नहीं रहा, वेदर इट हैज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स मनी और नॉट. तो अब हमारे पास यहाँ से हमारा ओरिजिनल स्टार्ट होता है. हमारे पास 3 लाख रुपए जो है, दिस इज द प्रॉफिट EBIT बिफोर वी हैव पेड एनी इंटरेस्ट और टैक्स. यहाँ पर द कंपनी नीड नॉट पे एनी इंटरेस्ट बिकॉज उसने डेप्ट नहीं लिया था. इस कंपनी ने 10% लिया था इसलिए इसने 30,000 रुपये दे दिया. नाउ हमें अपने जो अर्निंग है उस पर टैक्स देना है. इस कंपनी को 3 लाख पर देना था, इस कंपनी को 2,70,000 पे देना था. So this company paid 1,20,000 and this paid 1,08,000. अब इस कंपनी के पास बचा 1,80,000
और इस कंपनी के बाद बचा 1,62,000। हमारा जो शेयर कैपिटल है, इफ इट इज नॉट गिवन, वी टेक शेयर की वैल्यू हम लेते हैं ₹10। ये याद रखना आप लोग। अगर दिया है 10 रुपए 15 रुपए तो आप वो लोगे, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो हम लोग 10 ले रहे हैं। तो 10 लाख को डिवाइड किया हमने 10 रुपी से, 10 लाख रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1 लाख शेयर्स है। शेयर्स नॉट शेयर वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास थे 7 लाख रुपए, तो 70,000 शेयर्स है। तो नाउ द फॉर्मूला सेज EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 1.8, 162 डिवाइड बाई 70, ₹2.31। यानी कि ये जो कंपनी है, दिस हैज बीन प्रॉफिटेड विद द डेब्ट। ये होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। लाइक ये जो कंपनी है ये इंक्रीज करना चाहती है, तो वेदर इट शुड गो फॉर, फॉर्मूला वगैरह सेम रहता है। इस वाले में से इसने जो है 10 लाख रुपए लिए थे, इसकी जो अर्निंग थी वो 3 लाख थी। अब आने वाले प्रोजेक्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इट इज गोइंग टू बी 40%, यानी कि उनका जो है 4 लाख रहेगा। देन हम लोगों को उसी तरीके से कैलकुलेट करके बताना है वेदर द कंपनी शुड गो फॉर डेब्ट और नॉट, वेदर द अर्निंग of the shareholders is going to be increased or not. इसको हम बोलते हैं trading on equity. So this is what we call as financial management. Once again, we'll be taking the same chapter along with our NCERT, and then when you practice the questions, you'll come to know how to do the question.